हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग की तैयारी और असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी भी अपने चैनल पर करवा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो स्पेशल तो रहेगा TGT PGT एस्टेट के लिए, और उसी के संदर्भ में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास नंबर 12 रहेगी। और थंबनेल पर ये सब कुछ मैं डाल देती हूँ। अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। सारी वीडियोज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। उसी के साथ जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी ये है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये आदिकाल के अंतर्गत आता है। और आदिकाल हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग, मेरे ख्याल से ये लास्ट क्लास है। और कुछ उसमें गिना चुना अगर कुछ रह गया होगा तो उसके बाद मैं एक क्लास और डाल दूंगी। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो डाली। फिर हमने आदिकाल का अपभ्रंश साहित्य पढ़ा, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य पढ़ा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। ठीक है, तो रासो साहित्य जो है, रास साहित्य एक अलग चीज़ है। रास साहित्य का मतलब जैन साहित्य से है, वो मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था। और आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। तो सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और जैसा आप कमेंट करते हैं उन्हीं से मुझे आप सभी का रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर के माध्यम से ही मिलता है, और तभी मेरा वीडियो बनाने का मन करता है। तो इसलिए आप भी अपनी तरफ से अपना पूरा रिस्पॉन्स दें निस्वार्थ भावना से, और निस्वार्थ रूप से मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं रासो साहित्य की। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासो साहित्य, और क्लास नंबर रहेगी 11, मैंने आपको बता दिया है। तो वही वीडियो रिकॉर्ड करते करते गला इतना बैठ जाता है, क्योंकि 2-3 वीडियो दिन की हो जाती हैं। तो आप भी निस्वार्थ भाव से वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप सभी ने आदिकाल के अंतर्गत मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं, अगर आपने वो सारी वीडियो देखी हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है TGT PGT एस्टेट से बाहर नहीं आएगा। उसके बाद चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, सभी के लिए सारी वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बार बार बताती हूँ कि जो हिंदी साहित्य है वो अलग नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आए, सभी के लिए हिंदी साहित्य एक जैसा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। तो जब मैंने आपको हिंदी साहित्य का जब काल विभाजन और नामकरण पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत बताया था कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि वीरगाथा काल कहाँ से आ गया। तो आदिकाल को ही जो नाम है, नामकरण के बारे में मैंने बताया था। अगर सारी वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। जो आदिकाल नाम दिया आदिकाल का, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। और आदिकाल को जो वीरगाथा काल नाम दिया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। तो ये रासो साहित्य जो है ये वीरगाथा काल के अंतर्गत लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति इन्होंने अपनाई थी रामचंद्र शुक्ल जी ने, इसलिए आदिकाल के साथ साथ इसलिए इन्होंने इसको वीरगाथा काल भी कहा। ठीक है, तो वीरगाथा काल यानी कि ये आदिकाल के अंतर्गत ही आता है। अब एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी प्रकार की बुक को उठा लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको, जहाँ से प्रश्न बनता है वो सब कुछ मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, सारा कंटेंट आप लोगों के लिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। तो वीर गीत परंपरा का अगर आपसे प्राचीनतम ग्रंथ पूछे तो वो है बीसल देव रासो। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये रासो शब्द है क्या, ये कहाँ से आया, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, किस मूल शब्द से ये रासो शब्द बना है। तो इस पर हम थोड़ी सी अपने ढंग से बातचीत करेंगे, जैसे किस किस विद्वान ने इसकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से बताई है।
तो कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं और मूल शब्द दिया गया है कि किस मूल शब्द से ये रासो शब्द बना है। जैसे कि गारसाद तासी ने रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो मूल शब्द राजसूय से मानी है। कि गारसाद तासी का ये मानना था कि उस समय राधिकाल के अंतर्गत राजसूय यज्ञ जो थे वो ज़्यादा होते थे, तो राजसूय यज्ञ से ही ये शब्द जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ऐसा मानना है गारसाद तासी का। ठीक है, ध्यान रखना है, गारसाद तासी ने ये कहा कि राजसूय यज्ञ ज़्यादा होते थे, इसलिए उस समय राजसूय यज्ञ जो शब्द था ये काफ़ी प्रचलन में था और वहीं से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई। याद भी हो गया होगा। हरप्रसाद शास्त्री, तो हरप्रसाद शास्त्री इसने राजयश शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी है? राजयश शब्द से। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है नरोत्तम स्वामी। तो नरोत्तम स्वामी ने इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी है? रासक शब्द से। कैसे याद रखेंगे? हरप्रसाद शास्त्री यानी कि हर प्रकार का जो शास्त्री है, हर प्रकार का जो शास्त्री है उसका काफ़ी राज यश फैला हुआ है और गारसाद तासी ने राजसूय यज्ञ से माना है। नरोत्तम स्वामी यानी कि जो नरों में स्वामी है, नरों में यानी कि सभी नरों में जो उत्तम है, अर्थात आप ऐसे मान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, और वो क्या करते थे? रास लीला करते थे, यानी कि रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, कविराज श्यामल दास, तो कविराज श्यामल दास इन्होंने रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। तो पूछा जाता है तो ये जो राजसूय यज्ञ है और जो नरोत्तम स्वामी जी का है, यही प्रश्न में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। कवि ध्यान से थोड़ा सा आप फिर भी पढ़ तो सभी ले। और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पूछा जाता है, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे याद रखना है कि जी कविराज श्यामल दास और जायसवाल, श्यामल दास और जायसवाल दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों ने ही रहस्य शब्द से जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इम्पोर्टेंट है, इन्होंने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये मानना है कि जो रसायन मूल शब्द है उसी से रास या रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है या व्युत्पत्ति हुई है। तो ये ध्यान रखना है, रसायन से मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी और राजयश से मानते हैं हरप्रसाद शास्त्री और गारसाद तासी ने राजसूय यज्ञ से माना है। नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, नंद के जो दुलारे हैं वही क्या करते हैं? रास करते हैं। याद रखना, नंद के दुलारे क्या करते हैं? रास करते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने रास शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से। ये मैंने कैसे कर रखा था, आप देखो, नरोत्तम स्वामी, ठीक है, स्वामी में भी आ का डंडा दिख रहा है, और जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये शब्द लिख रहे हैं तो इसमें भी आ रहा है, तो ये रासक में भी आ है। मैंने इस प्रकार से याद कर रखा था और कभी भी मैं इसे नहीं गलत करती। आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने राउस या रस, तो ये जो मिलते जुलते हैं वो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, आपको ये तीनों याद करने हैं, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो दशरथ शर्मा है, उन्होंने भी रासक से मानी है, और माता प्रसाद जो गुप्त जी हैं उन्होंने भी रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। एक तीसरा शब्द एक और आगे आता है गणपति चंद्रगुप्त, और गणपति चंद्रगुप्त जी ने भी रासक से मानी है। तो आप इकट्ठे ऐसे कर सकते हैं कि दशरथ शर्मा, राम प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्रगुप्त, इन तीनों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से मानी है। तो रासक से क्या बना? रास, फिर रासा, फिर रासु और फिर रासो शब्द मतलब प्रादुर्भाव हुआ।
तो रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित हैं। अब ये जो रचनाएं हम बता रहे हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बता रहे हैं। और रासो साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, उनके रचनाकार कौन है, उनकी समय सीमा क्या है, और उन रचनाओं के अंतर्गत प्रमुख रस कौन सा है, उनकी भाषा कौन सी है, क्या काव्य रूप है उनका, और कितने अध्यायों में विभाजित है। सारे नोट्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला ही कवि आता है इसके अंतर्गत, रासो साहित्य के अंतर्गत, और वह नाम आता है दलपति विजय। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। खुमान रासो, और इसका समय है 9वीं सदी। और ये अब इसको कैसे आप ट्रिक से मैं आपको बताती हूँ। दलपति विजय, दल जब पूरा इकट्ठा हो जाता है, कहते हैं ना क्या तेरे खुमार सा चढ़ रहा है लड़ाई करने का, है ना, तो खुमान रासो, दलपति खुमान रासो। कौन से शताब्दी का समय है? 9वीं सदी। कौन सा दल जब चढ़ेगा लड़ाई करने के लिए तो लड़ाई तभी करेगा जब किसी के अंदर वीर होगा, वीरता का रस होगा। ठीक है, इसमें अध्याय नहीं दे रखे हैं। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। और काव्य का अगर रूप देखें तो ये प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत ये आपका महाकाव्य आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारी चीज़ें, दलपति विजय की रचना किसने की? खुमान रासो ने। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। कौन सा रस है? वीर रस। भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा। अगला नाम आता है नरपति नाला। नरपति नाहला, ये भी मैंने आपको बताया कि जो नरों का पति है अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी बिसल देव क्या बजाते हैं? विशल बजाते हैं, मतलब बांसुरी बजाते हैं। और इनका समय सीमा जो है 1212 ईस्वी है। और इसमें जो श्रृंगार बिसल, देखो जो बंसी बजाएगा तो वहाँ श्रृंगार रस मिलेगा आपको। और जो दल मिलकर खुमान चढ़ेगा लड़ाई का तो उसमें वीर रस मिलेगा। ऐसे याद कर लेना। नरपति नाला की जो रचना है वो बिसल देव रासो है। श्रृंगार रस है इसमें, और 4 खंडों में ये विभाजित है, यानी कि इसके अंतर्गत 4 अध्याय हैं। और ये एक वीर गीत है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। दलपति विजय खुमान रासो, ये एक प्रबंध काव्य है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया और वीर रस प्रदान है। ठीक है, प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। और नेक्स्ट आता है जगनीक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि जो जगनीक ने कौन सा रासो साहित्य लिखा? तो ये परमाल रासो लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? परमाल रासो। तो परमाल रासो जो है इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो है आलाखंड। आलाखंड ध्यान रखना, आलाखंड मतलब आला और उदल नाम के 2 जो वीर थे उनकी वीरता का इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें वीर रस है और ये एक वीर गीत है। ध्यान रखेंगे, परमाल रासों में आला और उदल नामक जो वीर सेनापति थे उनकी कहानी का वर्णन मिलता है, चरित्र का, उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। और ये रचना किसकी है? जगनीक की। जगनीक ये याद करने पड़ेंगे, आपको याद ही करने हैं और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसमें वीर रस है और वीर गीत है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है एस्टेट का। कोई भी प्रश्न पत्र ऐसा छूता नहीं है यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया हो, कभी किसी में से तो कभी किसी में से। तो फिर चंद्रबरदाई का कौन सा ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज जो थे, एक पृथ्वीराज चौहान एक राजा थे और इनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। इसलिए आपको पता ही है कि आदिकाल के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी जाती थी वो अपने राजाओं को ही की प्रशंसा में ही कुछ गाया जाता था, पद वगैरह गाए जाते थे, वही ये साहित्य कहलाया। ठीक है, तो पृथ्वीराज जब राजा थे तो ये वीर रस ही मिलेगा इसके अंतर्गत। इसमें समय या अध्याय कहें, जैसे कि हम अध्याय कहते हैं, तो पृथ्वीराज रासों को समय में बांटा गया है, जिसे सर्ग भी कहते हैं, समय भी कहते हैं, अध्याय भी कहते हैं। लेकिन पृथ्वीराज रासों में 69 समय में बांटा गया है। 69 समय है और डिंगल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और ये काव्य रूप की दृष्टि से देखें तो एक प्रबंध काव्य है। वीर रस भी है इसमें और श्रृंगार रस भी है, इसे सर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। और अगला आता है केदार भट्ट। तो केदार भट्ट जो है जयचंद प्रकाश, इनकी रचना का नाम है जयचंद प्रकाश।
और ये जो सन वगैरह है ये काफ़ी नहीं पूछे जाते हैं। तो जयचंद भी एक राजा की तरह ही था, उसमें भी उसकी वीरता का वर्णन मिलता है और काव्य रूप देखे तो ये भी प्रबंध काव्य है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आते, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो क्या, पर पेपर में ये पूछ लेते हैं। मधुकर भट्ट, तो मधु, मधु मतलब भौरा। मयंक, मयंक भी आप इस तरह, जस चंद्रिका, जो मधुकर है वो चंद्रिका के समय फूलों पर मंडराता रहता है, ऐसे याद रख लेना। तो केदार भट्ट, तो ये तो जयचंद प्रकाश इसकी रचना का नाम हो गया। वीर रस हो गया, प्रबंध काव्य हो गया। उसके बाद मधुकर भट्ट, तो जय मयंक, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है और ये चंद्रिका यहाँ पर दिया गया है, तो चंद्रिका के समय मधुकर आता है, ऐसे याद कर लेना। जय मयंक जस चंद्रिका, जिस तरीके से मैंने कर रखा था वही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, और काव्य रूप के दृष्टिकोण से यह एक प्रबंध काव्य है। उसके बाद आता है सारंगधर और इसकी रचना का नाम है हमीर रासो। याद रखना है, पेपर में पूछी जाती है सारंगधर और ये इसके रचना का नाम है हमीर रासो। नल सिंह, नल सिंह, तो इसकी रचना का नाम है विजयपाल रासो और ये भी वीर रस में है। 42 छंद है इसके अंतर्गत और ये भी एक वीर गीत है। तो जो रासो साहित्य था ना वो अधिकतर वीर चरित्र प्रधान था। ठीक है। श्रीधर ने कौन सा लिखा, रणमल छंद। श्रीधर ने कौन सा ग्रंथ लिखा, रणमल छंद। और 1454 में ये भी वीर रस प्रधान है, इसमें 70 छंद हैं। ये डिंगल, डिंगल और पिंगल दो भाषाएं आपने आदिकाल के अंतर्गत पढ़ी होगी। तो डिंगल, इसमें राजस्थानी प्लस जो अपभ्रंश होती है दोनों जब मिलती हैं तो डिंगल भाषा कहलाती है, और राजस्थानी प्लस जब ब्रज भाषा इज इक्वल टू डिंगल, पिंगल भाषा। राजस्थानी और ब्रज को मिलाएंगे, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है। राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा को जब मिलाएंगे तो बन जाएगी पिंगल भाषा कहलाती है। ठीक है। और जब राजस्थानी प्लस अपभ्रंश को मिलाएंगे तो वहाँ पर आपकी बन जाएगी डिंगल। और ये मैंने कैसे याद कर रखी थी कि राजस्थान के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डिंगे मारते हैं। ये मैंने शायद उल्टा बोल दिया था, मैंने ये लिखा है, अब देखते हैं। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश जब मिलेगी तो राजस्थानी ये कौन सी हो जाएगी, डिंगल। तो मैंने ऐसे याद कर रखा था, ट्रिक मेरे ध्यान में आ गई थी, डिंगल। राजस्थान के लोग ज़्यादा डिंगे मारते हैं। और ये अपभ्रंश प्लस जब ब्रज भाषा होगी, अपभ्रंश प्लस जब ब्रज मिलेगी तो क्या कहलाएगी आपकी, पिंगल भाषा कहलाएगी। क्योंकि ब्रज भाषा जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, पिंगल जाती है, ऐसे याद रखना। और राजस्थानी प्लस अपभ्रंश की बात करें तो ये डिंगल, राजस्थान के लोग डिंग ज़्यादा मारते हैं और ब्रज के लोग जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं इसलिए इसको पिंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसे है, दोनों में राजस्थानी नहीं आएगी, अपभ्रंश आएगा। एक बार अपभ्रंश में राजस्थानी जोड़ेंगे तो डिंगल बनेगी, एक बार अपभ्रंश में ब्रज जोड़ेंगे तो पिंगल भाषा बन जाएगी। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब रासो साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं या महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा उपयोगी हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अब आपसे पेपर में पूछ लेंगे, या तो अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल पूछ लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, तो इन्होंने किसको माना है, चंद्रवरदाई को माना है। और प्रथम महाकाव्य किसको माना है, पृथ्वीराज रासो को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, ध्यान रखना है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी और मिश्र बंधु दोनों ने ही किसको माना है, चंद्रवरदाई को माना है। पृथ्वीराज, अब जो पृथ्वीराज रासो है या फिर आदिकाल की और अधिकतर रचनाएं हैं उनकी प्रामाणिकता में संदेह है।
मतलब जो विद्वान है, जो आलोचक हैं, उनके अंदर आपस में विवाद होता है। कोई तो विद्वान उसे प्रमाणिक मानते हैं उसी रचना को, कोई उसे अप्रमाणिक मानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो को भी लेकर विद्वानों में मतभेद है, और किसी ने इसको प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रमाणिक माना है, और किसी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। और तो क्या इनके विद्वानों के बीच में मतभेद है, उन्हें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बाकी ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण थे, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रमाणिक जो मानने वाले हैं वो इनके नाम यहाँ दे रखे हैं, अप्रमाणिक मानने वाले हैं वो ये विद्वान हैं, और जो अर्धप्रमाणिक मानते हैं वो ये हैं। तो प्रमाणिक मानने वाले पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा, इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड। मतलब कैसे कर सकते हैं आप कि श्याम, मोहन एक के ही पर्यायवाची हैं, और मिश्र बंधु, श्याम, मोहन और मिश्र बंधु और कर्नल टाड, ये चार जो हैं ये प्रमाणिक मानते हैं। क्योंकि श्याम को तो प्रमाण देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ट्रिक से याद रख लेते हैं कि जिस नाम में श्याम आ गया उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी प्रमाणिक है। तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड। तो मोहन का पर्यायवाची ही विष्णु है, और श्याम भी इसी का पर्यायवाची है, और मिश्र बंधु और कर्नल टाड, इन्होंने क्या माना है? इस ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। उसके बाद जो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं उनमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो, चंद्रबरदाई को पहला कवि माना है, और उनके पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे अप्रमाणिक मानते हैं। ध्यान रखना, उसकी प्रमाणिकता पर संदेह है। ठीक है, उसके बाद अप्रमाणिक मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, ये श्यामल दास है, ये श्याम सुंदर दास था, ध्यान रखना है। गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, वुल्लर और मुरारी दान। तो ये टीजीटी पीजीटी एस्टेट में ये नाम तो नहीं पूछे जाते, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और श्यामलाल, इनके अनुसार पूछ सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कितने नाम हैं? 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं जो इसे अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजन विजय। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? अर्ध प्रमाणिक मानने में मुनि आचार्य, मुनि हजारी प्रसाद, सुनीति कुमार और दशरथ ओझा, भाई ये याद ही करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं बन रही है। अब थोड़े से और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो हमने रासो शब्द की व्युत्पत्ति बताई और प्रमाणिक मानने वाले बताए, तो ये सारी बातें आपको पढ़ लेनी है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद हैं। देखो 68 छंद हैं, लेकिन सर्ग कितने हैं? 69 सर्ग हैं, ये ध्यान रखना है। सर्ग मतलब अध्याय या समय कहा गया है इसे। 69 समय मिलेगा आपको। ठीक है, समय में लिखा गया है, 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और मुख्य छंद कौन कौन से हैं? कवित, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ध्यान रखना है कि चंद्रबरदाई का कौन सा प्रिय छंद था, आपसे पूछ लेंगे कि छप्पे छंद था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुके संवाद के रूप में रचित माना है। जब मैंने एस्टेट नेट यूजीसी नेट का पेपर दिया था उस समय ये प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? तो ध्यान रखना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। डॉक्टर वुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत, ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलन ने पूरा किया। तो जो पृथ्वीराज रासो जब ग्रंथ लिखा जा रहा था चंद्रबरदाई के द्वारा, तो बीच में ही उनके द्वारा इसे पूर्ण नहीं किया गया। तो पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया। ये भी याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। अब एक तो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा है इसके बारे में कि ये पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है।
इसे ही यानी कि पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने कहा? डॉक्टर बच्चन ने कहा। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किस विद्वान ने कही है? तो वो डॉक्टर बच्चन ने कही है। सुख सुखी संवाद किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसे पूरा किसने किया? इसके पुत्र चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालाकृत बिसल देव रासों में मिलता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि आदिकाल की किस रचना में 12 मास, 12 महीने पता है ना, मास का मतलब महीना, तो 12 महीनों का वर्णन किस में मिलता है? तो ये बिसल देव रासों में मिलता है। बिसल देव रासो, बिसल कौन बजाता है? नरपति। ठीक है। कैमाद वध पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, नोट कर लें इसे। पृथ्वीराज रासो में जो 69 समय या बताए हैं या सर्ग बताए हैं, उनमें से एक सर्ग यानी कि एक अध्याय का नाम क्या है? कैमास वध। तो ये पेपर में पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो को स्वीकार किया है। अब याद रखना है, आदिकाल का प्रमुख तो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को, लेकिन वीर काव्य परंपरा का जो प्रथम ग्रंथ माना है वो बिसलदेव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासों में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। ये मैंने आपको पहला ही बता दिया था। आला खंड को सर्वप्रथम यानी कि परमाल रासो जो है उसे ही आला खंड भी कहते हैं। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो आला खंड को सबसे पहले किसने प्रकाशित करवाया था? चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। कब? 1865 में। ठीक है। आला खंड जो है वो किसको कहते हैं? आला खंड होता क्या है? आला खंड जो है बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आला खंड मतलब ये एक वीर परक गीत हैं जो बरसात ऋतु में गाए जाते हैं और ये उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा क्षेत्र में और पूर्वांचल के जो क्षेत्र है उसमें और बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये गाया जाता है। तो इतना ही था। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्यापति और उसके बाद पढ़ेंगे हम अमीर खुसरो और फिर हमारा आदिकाल क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। फिर एक वीडियो और लेकर आऊँगी जो कुछ बचा खुचा होगा उसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका एस्टेट मिस हो। इस बार मैं चाहती हूँ कि जितने भी कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी इनका एस्टेट क्वालिफाई हो। और जब तक मैं ये पढ़ाती हूँ तब तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रखी है और एनसीईआरटी को आपको कितना महत्व देना है वो मैंने जो टीजीटी पीजीटी एस्टेट की रणनीति और सिलेबस वाली वीडियो बना रखे हैं उसमें मैंने बता रखा है। तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर, एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान न देकर आप अपना हिंदी साहित्य पढ़ें। और उसके अलावा जो आपके 90 नंबर की ओर आता है जिसमें आपकी रीजनिंग वो आती है, सीडीपी आती है, हरियाणा जी की आती है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आलाखंड को चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था 1865 में। कुछ ही महत्वपूर्ण बातें थी, आपको याद रखना है। एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपका छूटने वाला हो, और सभी पॉइंट जो है परीक्षा उपयोगी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।